बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम मेवाने सदर में सदारती महल में जिस तरह से साजिशों के अंबार लगाए जाते रहे और फिर आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल और उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो तरमीमी बिल था उसमें सदर के दस्तखत किए बगैर उसको कानून का हिस्सा बना दिया गया, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ट्वीट कर देते हैं। उसके बाद पूरे का पूरा निज़ाम हिलकर रह जाता है। अब जनाब उस ट्वीट करने के बाद हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये सब कुछ करने के बाद बुरी तरह से फंस चुके हैं और आज सदारती महल ने जीएचक्यू के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। और सदारती महल से जिस तरह से बड़ी गवाही आई है उसने जनाब सबको हिलाकर रख दिया है। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर की एक खुफिया मुलाकात जो है वो रिपोर्ट हुई है। वो खुफिया मुलाकात किसके साथ है? शहर दस्तूर में एक मुलाकात की खबरें चल रही हैं। और फिर दूसरी मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर। वो मुलाकात किसके साथ हुई है? इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो अभी आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर जनाब सदर पाकिस्तान के खिलाफ एक घिनौनी साजिश तैयार की गई है। जिस तरह से सदर पाकिस्तान ने इस निज़ाम को एक्सपोज कर दिया, जिस तरह से वो डटकर खड़े हो गए, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से सदर ने तारीख में अपना नाम लिखवा लिया है, तारीख उनको याद रखेगी। लेकिन उस सद के अंदर अब उनको भी इमरान खान पार्ट 2 बनाने की इस पूरी साजिशें मुकम्मल हो चुकी हैं। क्या कुछ साजिशें तैयार हुई हैं? सदर पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा बड़ा एक्शन होने जा रहा है? ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बहकाइक और सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहता हूं कि 13 जमातों की साबका हुकूमत ने किस तरह से मुल्क को कर्जे के अंदर डबो दिया है। और 2018 से 2022 तक जब तक रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान 5% से तरक्की कर रहा था। हमारा जीडीपी ग्रोथ आपके सामने था, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपके सामने थी। लेकिन उस सब के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ताकतवरों के सामने घुटने टेकने पर वो आमादा नहीं थे। वो बूट पॉलिश नहीं कर रहे थे। वो अपने मुल्क को पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। वो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का जो ख्वाब देखा था उन्होंने, जो वो बात करते थे, वो पाकिस्तान में रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं उसको सेट करना चाहते थे। लेकिन उस सब के अंदर एक पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। इदारे इमरान खान को पसंद नहीं करते क्योंकि वो रूल एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। तो जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 जमातों की साबका हुकूमत ने किस तरह से मुल्क को कर्जों में डुबो दिया है। 16 माह में मुल्क की कर्जों में 23,000 अरब रुपए, यानी कि 16 माह 1.5 साल के अंदर 23,000 अरब रुपए से ज़ायद इजाफा होने का मुल्क की कर्जों में इंकशाफ हुआ है। और तफसीलात के मुताबिक ये तशवीशनाक हद तक जो है इजाफा हुआ है। और इत्तेहादी हुकूमत ने सवा साल में तेजी से कर्जे लेने के सारे रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। तो जनाब ये आपके सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसके करते कुछ वाजवात रिकॉर्ड हैं। तकरीबन 77,104 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं और 23,560 अरब का इजाफा इस इंपोर्टेड सरकार की हुकूमत के अंदर हुआ है। वो बात जो जनरल बाजवा करते थे, DGISPR ने कहा था कि जनाब जैसी नई हुकूमत आई है पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम हुआ है। लेकिन जनाब आज कोई DGISPR आपको खुलकर TV पर आकर ये नहीं बताएगा कि इन 16 माह के अंदर इंपोर्टेड हुकूमत ने किस तरह से मुल्क पर शबखून मारा है। क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो बी टीम हम पर मुसलत थी, इस्टेब्लिशमेंट के हम पर आए हुए थे। और फिर जनाब दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर के जो बड़े करीबी हैं, निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब। अब ये मोहसिन नकवी का काम था कि पाकिस्तान सूबे के अंदर बर वक्त इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना, और इनका दूसरा काम नहीं है। लेकिन ये जनाब ज़मीनी खुदा बन गया है, इसको पूरे इख्तियार हैं, ये जो मर्जी करे सूबे के अंदर। और जिस तरह से इस बेगैरत ने, मैं इसको बेगैरत इस वजह से कह रहा हूँ कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के होते हुए पंजाब के अंदर जो 13 साल अरसलान के साथ हुआ कि जनाब उसको 9 मई के अंदर गिरफ्तार किया गया, उसको फिर छोड़ दिया जाता है। अब से कुछ दिन पहले की बात है। और फिर जनाब फिर पुलिस दोबारा उनके घर पर जाती है और वो घर पर नहीं मिलता अरसलान 13 साल। उसके बाप को पुलिस उठा ले जाती है और बाप को उठाने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और बाप ड्यूरिंग डिटेंशन वो मर जाता है, वो वफात पा जाता है। और 13 साल अरसलान को बाप की मैयत देखने नहीं दी गई थी, उसको उसकी जनाब वफात के ऊपर जो है वो जनाजा पढ़ने नहीं दिया गया था इस बेगैरत की हुकूमत के अंदर। ये जनाब पाकिस्तान का हाल है। और आज
ये बेगरत क्या कहता है कि गिरजा हफ्तों को मैं नहीं बल्कि दिनों के अंदर जो है वो हम सबसे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। जनावाला वाक़े के जिम्मेदार तमाम मरकज़ी मुलज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। वादा है कि जिसका घर जला है उसको इमदादी चेक जो है वो ज़रूर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि आप मज़हब के नाम पर इस तरह का इंतहा पसंदी जो है वो नहीं फैला सकते। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में कहीं किसी भी जगह के ऊपर सारे मज़हब जो है मुक़द्दस होने चाहिए, सारे मज़हब आपके काबिल एहतराम होने चाहिए। लेकिन जनाब बात यह है कि ये इनका काम नहीं है। काम इनका साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना था, लेकिन जनाब ये इस तरह के काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इंतखाबात जो हैं वो नहीं होंगे, ये पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे। 2-3 साल जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसलत जनाब ये रहेंगे। अब आ जाएँ कि दूसरी जानिब जो है वो सदर के मौके के बावजूद शाह महमूद कुरैशी की खुसूसी अदालत के अंदर जो पेशी हुई है उस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इज़हार तशवीश किया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात के समाअत के लिए खुसूसी अदालत का क़याम मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और फिर कानून साजी का अमल सदर की तौसीक के बगैर मुमकिन नहीं होता। आईनी और रियासती बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। ये आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसमें यह फैसला हुआ है। और इलामिया के मुताबिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक ने जो है एक जेल का दौरा किया, अटक जेल का, और जेल के दौरे के दौरान उन्होंने ये जो है वो उसकी तस्दीक की कि इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर सलूक अच्छा नहीं हो रहा और उनका जो कुछ हो रहा है, मैंने वो तमाम डिटेल्स अपने पिछले व्लॉग में रखी हैं, आप वो सुन भी सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो अब इमरान खान साहब के हक में जाती हुई जनाब नजर आ रही हैं। और जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर बी क्लास दे दी है, ये दे दिया है, वो दे दिया, जेल हुकाम बड़ी बढ़ के मार रहे थे, तो इससे वादा हो जाता है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो हर तरह के मुताले उठाए जा रहे हैं, उस शख्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो लोहे के हिसाब का मालिक है, वो जनाब टूटने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाब जो सदर पाकिस्तान है उनके खिलाफ एक बड़ी घिनौनी साजिश जो है वो तैयार हुई है। और ये साजिश क्या है, क्योंकि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो बिल हैं उन पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और फिर उसके बाद जाली दस्तखत करके उसको कानून का हिस्सा बना दिया जाता है। सदर पाकिस्तान ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरा गवाह है कि मैंने ये काम नहीं किया और मेरे अमले ने इसके ऊपर पूरी साजिश की है। और फिर उस सब के बाद जनाब ये मामला होता है कि सदर पाकिस्तान जो हैं वो जनाब अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिख देते हैं और वो कहते हैं कि जो उनके वकार अहमद हैं उनके अमले के सेक्रेटरी जो हैं उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। तो ये सारा मामला उनके बाद खत जाता है जिसने इस वक्त जो है वो सबको हिलाकर रख दिया है। सदर पाकिस्तान जो हैं उनके खिलाफ आप किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, ना उनको सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है, ना उनको आर्मी जो है वो अदालतों का उनका जो है वो कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोई भी नेशनल असम्बली कुछ भी सदर पाकिस्तान का कोई बिगाड़ नहीं सकता और ना सदर पाकिस्तान को आइन कानून के मुताबिक हटाया जा सकता है, ना उनका मुबाक्सा हो सकता है और ना ही उनको सिस्टम से आउट किया जा सकता है जब तक वो खुद इस्तीफा ना दे दें। तो सदर पाकिस्तान को ये ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप मुस्ताफी हो जाएं और आप सिस्टम से आउट हो जाएं और ये अब पूरी तरह से मुल्क पर मार्शल लॉ लगाने की पूरी साजिश हो रही है। सबसे पहले तो जनाब आपको बताना चाहता हूं कि जावेद चौधरी साहब ने आज कुछ अपने व्लॉग के अंदर दावा किया। उन्होंने कहा है कि सदर पाकिस्तान जो है उन पर उनकी फेयरवेल जब होगी तो उनकी फेयरवेल पर कोई नहीं जाएगा और फिर मजीद कहा गया ना उनको फेयरवेल दी जाएगी, ना कोई सियासी जमात का कारकुन उनकी जो है वो फेयरवेल पर जाएगा, ना उनको सलामी दी जाएगी और ना उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, यानी कि वो उनका जब दौर पूरा होगा वो चले जाएंगे, वो मुसाफिर हो जाएंगे और उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसा मामला हरगिज़ नहीं है। ये जावेद चौधरी साहब जो है वो ख्वाहिश की तो बात कर सकते हैं क्योंकि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर सिस्टम से आउट कर दिया जाए। लेकिन जावेद चौधरी साहब आप ये बात याद रखें कि आप एक जर्नलिस्ट थे, आप अब जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप एक सियासी जमात के कारकुन हैं, बल्कि आप एक इदारे के जो है वो स्पोक पर्सन बने हुए हैं और वो इदारे के स्पोक पर्सन चंद टकों की खातिर जावेद चौधरी साहब ये जो आप खबरें दे रहे हैं ये हमें पता है कि कहां से आपको खबरें जो है फीड की जाती हैं। और उन्होंने ये दावा किया है कि सदर पाकिस्तान को सेनेट में पेश करने का फैसला हुआ है और अदर रबानी ने कहा है कि सदर पाकिस्तान को सेनेट में पेश करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जब उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। सदर पाकिस्तान इस मुल्क का सरबराह है, वो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं और तमाम फौजी सरबराह जो हैं वो उनको जो है वो रिपोर्ट करने के पाबंद है। तो सदर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। कुछ कानून ही जावेद चौधरी साहब जो है पढ़ लिया करें और फिर कुछ रिसर्च करके जावेद चौधरी को इस तरह के व्लॉग्स करने चाहिए। तो जनाब इस सब के अंदर आर्मी चीफ साहब जो है वो बुरी तरह से फंस गए हैं और वो जिस तरह से सदारती महल ने जीएचक्यू के दरो दीवार हरा कर रखती हैं और जो इस वक्त गवाही आई है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। देखिए जनाब जो बिलों वाला मामला होता है बगैर दस्तखत सारा मामला हो और फिर सदर पाकिस्तान ने अपने सेक्रेटरी को हटाने के लिए वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जो खत लिखा और कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करें और जुबैरा अहमद जो है वो उनको जो है वो मेरा सेक्रेटरी जो है वो लगाया जाए। अब इस सब के अंदर जो खत जाता है फिर सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी जो हैं उनके मुताबिक अब उन्होंने सदर पाकिस्तान को खत लिखा है जिनको हटाने की जो बात की जा रही है सदर पाकिस्तान ने हटाने की सिफारिश कर दी है और उन्हीं के सेक्रेटरी ने वकार अहमद ने ये खत लिखा है सदर पाकिस्तान को और उन्होंने कहा है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी नहीं दी गई। सदर पाकिस्तान ने उनकी मंजूरी नहीं दी है, यानी कि फिर ये मंजूरी किसने दी है, कौन इतना दबाव डाल रहा था और अब
اب یہ بات سچ ثابت ہو چکی ہے جو صدر پاکستان نے ٹویٹ کے ذریعے کیا تھا، ان کی سیکرٹری جو ہے انہوں نے بات کر دی ہے، لیکن پھر میڈیا نے خبریں رپورٹ کر دی، پھر نوٹیفکیشن بھی جاری ہوگا کہ قانون کا حصہ بن گیا ہے، لیکن وہ قانون کا حصہ نہیں بنا، اور تفصیلات کے مطابق جو ہیں وہ صدر پاکستان کی جانب سے اپنے سیکرٹری وقار احمد کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کرنے کی سفارش کے بعد سیکرٹری وقار احمد نے بھی صدر مملکت کو خط لکھا ہے، اور وقار احمد نے خود پر لگے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے صدر مملکت عارف الوی سے خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کرنے کی سفارش پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی ہے، اور انہوں نے یہ انکشافات بھی کیے ہیں، اور انہوں نے یہ تصدیق بھی کر دی ہے کہ صدر پاکستان نے ان بلوں پر دستخط نہیں کیے تھے، اور نہ ہی ان بلوں کو واپس بھجوانے سے متعلق کوئی تحریری ہدایت جو ہے وہ جاری کی تھی، اور وقار احمد کے مطابق سیکرٹری آفس کو آج تک مذکورہ بلوں کی فائل ہی موصول نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ وہ فائل ہی موصول نہیں ہوئی، اور تو وہ کس طرح سے صدر پاکستان اس پر دستخط کرتے یا کس طرح سے اس کو واپس کرنے کی سفارش کرتے، تو نہ ایسی بات ہوئی ہے، نہ ہمیں فائل ملی ہے، تو پھر کس طرح سے وہ قانون کا حصہ بن گیا، یہ آج جو ہے وہ جی ایچ کیو کے ذرا دوبار ہلو ہیں، اور کہ وہ کس طرح سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو قانون بنا کر ایک نئی عدالت لگا کر عمران خان صاحب کو اس پہ پھنسانے چاہتے تھے، لیکن آج ان کے خلاف بھی ایک سیکرٹری نے جو ہے وہ گواہی دے دی ہے، اور اب یہ سارے کا سارا گرم حمام جو ہے وہ ننگا نہاتا ہوا جناب پکڑا گیا ہے، اور جو خود عمران خان صاحب کو یا صدر پاکستان کو پھنسا رہے تھے، اب وہ خود جو ہے وہ اپنے جال کے اندر پھنس چکے ہیں، اور پھر جناب دوسری جانب جو ہیں وہ کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، آرمی چیف صاحب کی خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ ملاقات کس کے ساتھ ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کی یہ ملاقات ہوئی ہے ایک نگران وزیر قانون جو ہے عرفان اسلم صاحب کے ساتھ، یہ ملاقات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ نیب ترمیم بل کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جاتے جاتے ایک بہت بڑا کھڑاک کر کے جائیں گے، اور وہ کھڑاک یہ ہوگا کہ وہ نیب ترمیم بل جو ہیں وہ جو بل بنایا گیا تھا جس میں ترمیم کی گئی تھی، جس میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، ان کو جناب جو ہے وہ اڑا کر رکھتے ہیں، جب وہ اڑایا جائے گا تو جتنے بھی ان کے کرپشن کیسز تھے عارف اسد زرداری صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، جتنے بھی ان کے خاندان کے، وہ تمام کیسز دوبارہ کھلیں گے، اور تقریباً 16 فائلیں جو ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی وقت جو ہیں وہ اس کو کھول کر ان کے خلاف کرپشن کیسز کھول سکتی ہیں، تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی ٹاپ سٹوری ہے، اور پھر دوسری جانب فواد چودھری صاحب کی جو بیوی ہیں ہبہ فواد چودھری، انہوں نے جناب چیف آف آرمی صاحب سے ملاقات کی، آرمی چیف جنرل آصف مولی صاحب کے ساتھ، اب یہ ملاقات کس حیثیت سے ہوئی ہے، وہ نگران وزیر اعظم کی عہدے اسمبلی میں گئے، اور ادھر فواد چودھری صاحب بھی جاتے ہیں، ان کی دوستی بہت اچھی ہے، تو وہاں پر یہ ملاقات ہونا، اور یہ وہی جو ہے معافی تلافی کی بات ہوئی ہے، معافی مانگی جا رہی ہے کہ جناب گزارش ہے کہ آپ جو ہیں وہ ان کو معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جناب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک جانب تو جنرل آصف مولی صاحب کہتے ہیں کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے، وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کریں گے، لیکن یہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کیا بیوروکریٹ ہیں، کیا فواد چودھری ایک صحافی ہیں، کیا فواد چودھری ایک جنرل ہے، کرنل ہے، آپ نے کس حیثیت سے فواد چودھری صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو اس پر جو ہے وہ اپنی پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے کہ آرمی چیف جنرل آصف مولی کس حیثیت سے ایک سیاسی بندے سے ملاقات کر رہے ہیں، جب عمران خان صاحب بات کرتے تھے تو اس آپ کہتے تھے کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، تو اب تک کی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیے اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سنگ آپ لازمی خیال رکھنا ہے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔